हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरुजी। आज से हम आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आपको सीरीज जो है इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम यूपी ट्रिपल एस जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ आपके लिए लेके आए हैं। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह के रहेंगे। आपको यहाँ पे थ्योरी बेस पर जो है सब्जेक्ट मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया गया है पेंट क्या होता है। भाई सभी को पता है कि भाई पेंट क्या होता है। यहाँ पे उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बेस से पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस जेई में। तो वहाँ पर ऐसा पूछा जाएगा कि भाई जो बेस होता है वो कौन सा होता है, इनमें से बेस कौन सा नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया तो आपको पेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई इसका बेस जो होता है उसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, व्हीकल के कौन से होते हैं, ड्रायर कौन सा होता है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बेस के सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, वाइट लेड होता है, रेड लेड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड। ये सारे इसके क्या है, बेस के एग्जाम्पल है। उसके बाद हम व्हीकल की ओर चलते हैं। तो व्हीकल को सभी को पता है कि भाई व्हीकल हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा सरफेस जो होता है प्रोटेक्ट हो सके पिगमेंट फ्रॉम डिके। लिंसिड ऑयल ये सभी से डिके हो जाए। इसके एग्जाम्पल की हम देखते हैं व्हीकल की। तो लिंसिड ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, नट ऑयल। देखिए सारे ऑयल क्या है, ये व्हीकल है या फिर ड्राइंग ऑयल है। इसको आप याद रखिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई एक्सटेंडर या फिर फिलर जो होते हैं। देखिए एक्सटेंडर और फिलर, आपने ये नाम थोड़ा अलग से देखने को मिला है। अब इसका मेन पर्पज क्या होता है, इज टू इंक्रीज पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो इसको भी आप याद रखिए कि भाई एक्सटेंडर जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है। मैंने आपको 2 बार ये 3 बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर कि भाई जो एक्सटेंडर होता है उसका क्या पर्पज होता है। तो इंक्रीज पिगमेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाना होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जिप्सम मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, टैल्क होता है एंड डाइटोमाइट होता है। ये सारे किसके एग्जांपल है, एक्सटेंडर के एग्जांपल है। उसके बाद हम यहाँ पे थिनर की बात करें या फिर सोलवेंट। थिनर सोलवेंट एक ही बात है। उसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, टर्पेटाइन, वाइट स्पिरिट, नपाथा, बेंजाइट, पेट्रोलियम। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, थिनर या फिर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास एक और आता है जो कि है ड्रायर। ड्रायर देखिए, ये सारे एग्जाम्पल लिथार्ड्स, रेड लेड, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम। ये किसके एग्जाम्पल है, ड्रायर के एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए लास्ट वन है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, एक मॉक टेस्ट हमने डिस्कस किया है, उसमें देख लीजिए। तो देखिए इसका क्या पर्पज क्या होता है, दे रिमेन परमानेंटली इन पेंट एंड वार्निश। ये परमानेंटली प्लास्टिसाइजर जो होता है परमानेंटली होता है पेंट एंड वार्निश में। एंड क्या इंप्रूव करता है, इलास्टिसिटी जो होती है पेंट फिल्म, जो पेंट का सरफेस जो होता है, एक सतह जो बनती है पेंट की, उसको उसकी इलास्टिसिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करता है एंड विच प्रिवेंट क्रैकिंग ऑन द फिल्म। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे ही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे तो आपका तो भाई अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया था भाई क्वेरिंग क्या होती है। तो क्वेरिंग से एक पॉइंट है, देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द रॉक्स, सैंड, ग्रेवल और अदर मिनरल from the ground in order to use them to produce material for construction और other uses के लिए, उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। किसी नेचुरल रॉक से पत्थर निकालना तो क्वेरिंग ही होता है। ड्रेसिंग आप सभी को पता है कि वो प्रॉपर शेप साइज में आपको कन्वर्ट करना है। जो रफ तोड़ा हुआ पत्थर होता है तो उसको ड्रेसिंग ही हम बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ये सभी को पता है कि भाई जो इग्निशियस रॉक होती है वो किस तरह की होती है। कूलिंग ऑफ डी सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा आर नाउन एज इग्निशियस रॉक। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे जैसे दे आर टू टाइप्स। इग्निशियस रॉक जो होती है 2 तरह की होती है, एक इंट्रसिव इग्निशियस रॉक होती है, दूसरी क्या होती है, एक्सट्रेसिव इग्निशियस रॉक होती है। अब इंट्रसिव के एग्जाम्पल जो होते हैं वो अलग अलग हैं एंड उसके एग्जाम्पल अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि भाई इंट्रसिव इग्निशियस रॉक जो होती है उसको आल्सो नाउन एज प्लूटोनिक रॉक्स। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इससे एग्जाम्पल देखते हैं हम, डाइक, सिल, ग्रेनाइट एंड लेकोलिथ। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, प्लूटोनिक्स के भी एंड इंट्रसिव इग्निसिस के भी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सट्रसिव इग्निसिस रॉक की, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर फॉर्मड ड्यू टू द कूलिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एट द क्रस्ट सरफेस।
अर्थ का जो सरफेस होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, एंड ये अंदर देखने को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो गया, बासोल ट्रैप, ब्लैक स्मोकर। ब्लैक स्मोकर देखिए कुछ डिफरेंट सा आपको एग्जाम्पल देखने को मिला है। हो सकता है कि मैंने आपको एक दो बार बताया भी है ब्लैक स्मोकर के बारे में अपने चैनल पर, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स। सभी को पता है कि भाई सेडिमेंट्री रॉक जो होती है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, लाइमस्टोन, ये सभी को पता है तीन। लेकिन देखिए ब्रीशिया, ये देखिए ब्रीशिया कितना इंपॉर्टेंट है ये ब्रीशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ जाए कि भाई ब्रीशिया जो होता है वो कौन सी कैटेगरी की रॉक है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी पता है कि भाई क्या होती है, मार्बल, क्वार्टरजाइट, स्लेट, फाइट, सिजिस्ट एंड नीस। तो ये नीस क्या हो गए, इसके सारे ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। अब नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई, पछताएंगे नहीं तो, क्योंकि इस तरह का आपको निचोड़ वाली वीडियो जो है वो कोई नहीं प्रोवाइड करता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया तो उसके निचोड़ वाला। अब देखिए मैं क्वेश्चन भी लेके आता तो साथ में निचोड़ भी लेके आता तो उतना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे थ्योरी का ही स्टूडेंट ऐसे जो कि थ्योरी बेस जो होता है सब्जेक्ट को मांगते हैं, तो इसलिए थ्योरी बेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्लास की ब्रिक जो होती है, दिस ब्रिक आर टेबल मोल्ड की जाती है, स्टैंडर्ड शेप होती है उसके, दे आर बर्न्ड इन किलन, सभी को पता है, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी सारी। वैसे इसका जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10 न्यूटन पर अमाउंट स्क्वायर होती है, या फिर कई बार 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी देखने को मिलता है। एंड इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सुपीरियर वर्क जो होता है परमानेंट नेचर के लिए, एक्सटर्नल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड क्लास की की जो होती है उसके बारे में, रफ एंड शेप इज़ आल्सो स्लाइटली इरेगुलर होती है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है इसकी कितनी होती है, 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। एंड देखिए इसको हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं प्लेस वेयर ब्रिक वर्क इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद ए कोट ऑफ प्लास्टर। सेकंड क्लास की ब्रिक आप वहाँ पर यूज करेंगे जहाँ पर आप प्लास्टर का एक कोट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्लास की होती है, यहाँ पर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं दी गई है, लेकिन इसको हम कॉमन भी बोल सकते हैं, 3.5 होती है इसकी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाटर एब्जॉर्प्शन तो सभी को पता है कि भाई फर्स्ट क्लास के लिए 20% होता है, सेकंड के लिए 22% एंड थर्ड के लिए 25%। उसी तरह फोर्थ क्लास की जो ब्रिक होती है, दीज आर ओवर ब्रेंड ब्रिक विद इरेगुलर शेप होती है, डार्क कलर होता है। बाकी आप जानकारी अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। अब अगला देखिए फॉक्सीनेस क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉक्सीनेस एग्जाम में पूछा गया है एक दो बार क्वेश्चन कि भाई दिस इफेक्ट इज ड्यू टू येलोइश या फिर रेडिश स्टेन का कलर होता है ये, काउज बाय ओवर मैच्योरिटी। देखिए ओवर मैच्योरिटी, ये पॉइंट आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इससे। एंड लेक ऑफ वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, लेक ऑफ वेंटिलेशन, अगर हवा की कमी के कारण भी ये फॉक्सीनक्स देखने को मिल सकता है, या फिर हमारा जो पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो गया उस वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद हार्ट शेक है, देखिए हार्ट शेक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिंग गाल से भी, नोट से भी, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट्स ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स देखिए बेसिस ऑफ ब्रांचेस और लिम्स विच आर ब्रोकन और कट ऑफ फ्रॉम द ट्री आर नोन आज नोट। जब भी आप ब्रिक्स की जो एक ब्रांचेस होती है उसको काटते हैं तो एक निशान जैसा रह जाता है, उसको नोट्स बोलते हैं। हार्ट शेक भी देख लेते हैं हम, रेडियल रप्चर इन एनुअल रिंग्स और स्पिल्ट रेडिएशन फ्रॉम द हार्ट एंड एक्सटेंडिंग टुवर्ड द सैवुड एंड आर कोल्ड हार्ट शेक। तो ये देखिए ये जो रिंग्स होती है वहाँ से शुरू होता है और सैवुड तक जाता है, हार्ट से शुरू होकर सैवुड तक जाता है, तो उसको आप हार्ट शेक बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द टिम्बर काउज द दिस ट्रैक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें रिंग काल देखिए, रिंग काल आर कर्व्ड स्पेलिंग ऑफ ट्री दैट आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर ए ब्रांच ऑफ ट्री इज इम्प्रॉपरली रिमूवल और फेल डाउन। तो ये भी रिंग काल से वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन हो सकता है कि पूछा जाए। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रीगेट, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो देखिए तीन तरह के होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड साइक्लोपिन एग्रीगेट।
इसके साइज़ यहाँ पे पूरा डिफाइन किया हुआ है। वैसे यहाँ पे नीचे चार्ट भी है था आई थिंक। हाँ, ये चार्ट देखिए, देखिए ये वाला चार्ट है। फाइन एग्रीगेट जो होता है उसका साइज जो होता है 4.75 mm से कम ही होता है। कोर्स की बात करें 4.75 से शुरू होता है और 75 mm तक खत्म होता है। मिनिमम मैक्सिमम साइक्लोपिन जो होता है ग्रेटर देन 75, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, क्वेश्चन लगाया भी होगा। तो इसका साइज जो होता है 75 से 150 के बीच में ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ भी आपको अपने जहन में रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको और देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो साइक्लोपिन एग्रीगेट है उसके बारे में। तो देखिए इट शुड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इस विल बी द काउज यूज्ड इन कंक्रीट। तो आप इस आईएस कोड में 515 आईएस कोड में साइक्लोपिन के बारे में आपको जो जो भी सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपको इस आईएस कोड में मिल जाएगी, ताकि आप उसको कंक्रीट में यूज कर सकें। तो सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि भाई साइक्लोपिन से ये वाला आईएस कोड जो है रिलेट करता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है फैट लाइम। सभी को पता है कि भाई ये हाई होता है या फिर रिच होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में। कई जगह 93 से 95 होता है, कई जगह 95 से 97 होता है, लेकिन इसका जो अप्रोक्स होता है वो 95 ही होता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसलिए फैट लाइम को रिच लाइम भी बोलते हैं। तो इसमें बाकी जो इम्प्यूरिटीज बचती है वो 5% से कम ही बचती है। उसके बाद देखिए इसको आप वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है मोर्टार एंड मैशनरी कंस्ट्रक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक नोट देखिए, फैट लाइम जो होता है उसके कितने नाम है। इसको प्योर लाइम बोलते हैं, रिच लाइम भी बोलते हैं, वाइट वॉशिंग लाइम भी बोल सकते हैं। एंड स्लैकिंग पीरियड जो होता है हाइड्रोलिक लाइम का इज़ 1 डे एंड फैट लाइम का 2 से 3 घंटे का होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 दिन और 2 से 3 घंटे का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जिसने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल को कर लो यार, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। सिंपली मैं भी क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड करता हूँ एमसीक्यू की फॉर्म में। तो कई बार हो जाता है कि भाई डिटेल में आंसर दे देता हूँ, 2-3-4 पॉइंट और बता देता हूँ, लेकिन कई बार ऑप्शन का आंसर ही बताता हूँ क्वेश्चन का। तो इस तरह की जानकारी के लिए यार वीडियो को शेयर करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है, बेल आइकन को ऑन करना भी बनता है। अब यहाँ पे ये वाला आईएस कोड जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम एज पर बिल्डिंग मटेरियल फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन एज पर हमारे इस आईएस कोड 712 जो आईएस कोड है इसने जो लाइम है उसको क्लासिफाइड किया गया कि भाई हमें बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज करना है कि कौन सी क्लास में आएगा। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्लास ए में कौन सा आता है, ये आता है BCDEF। इस तरह से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में लाइम को डिवाइड किया हुआ है क्लास ए से लेकर एफ तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एसएससी जेई में कई बार, और ये यूपीएससी जेई में भी पूछा गया, तब यहाँ पे मैंने ये मार्क किया हुआ है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो यूपीएससी जेई में ही पूछे गए हैं, वो यूपीएससी ट्रिपल एस जेई में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनके साथ वाले पॉइंट भी लेके आया हूँ मैं। तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ पेंटिंग जो होता है वुड वर्क के लिए, डोर या विंडो होती है वुड वर्क आपको पता है, यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। कॉफिशिएंट ऑफ पेंटिंग जो होती है वुड वर्क के लिए, तो देखिए फ्लश डोर की बात करेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ पेंटिंग जो होती है 1/20 होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। पैनल और फ्रेम ब्रेस्ड डोर जो होती है उसके लिए 1/30 होती है। उसके बाद फुली ग्लेज्ड गेज डोर जो होता है 0.80, एंड इसके लिए वेंटिलेशन के लिए फुली वेंटिलेटेड है तो भाई ये कोलेप्सिबल गेट है तो 1.5। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला देखिए, वाइल प्रिपेयरिंग एंड एस्टिमेट, जब भी आप एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट इन डिटेल इन केस ऑफ पेटी आइटम अदर देन सिविल। इसको आप रहने दीजिए, लमसम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि भाई वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट के लिए जो परसेंटेज होता है एस्टिमेट में आप कितना परसेंट ऐड करते हैं, 8% आप ऐड करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8%,
कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टी के लिए 10%, कॉन्टीजेंसी चार्जेस 3 से 5%, अप्रॉक्स 5% ही एग्जाम में पूछा जाता है। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए 1.5 से 2 मिनट, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट जो होता है 1.5 से 2%। उसके बाद टूल एंड प्लांट भी होते हैं, उसके लिए भी 1 से 1.5% ही होता है टूल एंड प्लांट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आप इसको खुद ही याद कर सकते हैं कि भाई एक्यूरेंसी जो होती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी वो कितनी होती है, याद आपको ही करना है। देखिए कितनी लेके आया हूं मैं आपके लिए। आपने कभी सुना है कि भाई लेंथ ऑफ स्टील रेनफोर्सिंग बार के लिए जो एक्यूरेंसी होती है वो इतने मीटर की होती है? तो देखिए एरिया वॉल्यूम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ वुड से यहाँ तक तीन, ये तीन जो है स्टार्टिंग वाले, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहाँ से नहीं पूछा गया अब तक। लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको फटाफट से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर सकते हैं आप, या फिर वीडियो को दोबारा देखिए कि भाई हाँ वुडवर्क के लिए इतना होता है। देखिए क्वेश्चन को याद कैसे करना है, आपको सिंक करके आपको याद करना है। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना है कि भाई 0.01 किसके लिए है, मीटर में, स्क्वायर मीटर में, जैसा भी हो, तो वो ढूंढना है। तो वैसे ही आपको लिखना है कि भाई जैसे कि एरिया और वॉल्यूम का दोनों का सेम है, तो एरिया एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.01। ये मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ। तो इस तरह से फिर 0.02 जो है वो किसके लिए है, 2 3 के लिए है। तो इस तरह से आपको नोट्स जो है बनाने होते हैं अपने। तो इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिप एंड डिक्लाइनेशन। डिप एंड डिक्लाइनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये। इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विद द हॉरिजॉन्टल, द डिप इज जीरो एट द इक्वेटर। देखिए डिप जो होता है जीरो होता है इक्वेटर पर, एंड नीडल विल रिमेन हॉरिजॉन्टल एट द प्लेस नियर 70। तो यहाँ पे एक पोल भी होता है अभी, हाँ पोल पर देखिए 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। डिक्लाइनेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद ये 3 4 पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, ये आइसोगोनिक यहाँ ये वाली है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया दोनों से। ये बाकी और तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एगोनिक लाइन जो होती है, ए लाइन जॉइनिंग द प्लेस ऑफ जीरो डिक्लाइनेशन, जीरो डिक्लाइनेशन। देखिए अब सेम डिक्लाइनेशन भी होता है एक, तो उसके लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई आइसोगोनिक आर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल डिक्लाइनेशन, जीरो डिक्लाइनेशन से इक्वल डिक्लाइनेशन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ए क्लिनिक लाइन, प्लेस ऑफ जीरो डिप होता है, सेम डिप होता है। देखिए इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब अगला देखिए, दीज चेन आर मेनली यूज फॉर मेजरिंग फील्ड इन ए कैडेस्ट्रल सर्वे। फील्ड को मेजर करने के लिए यहाँ ये जितनी भी चेन्स दी गई है वो यूज होती है। मैट्रिक चेन जो होती है दो तरह की होती है, आपको सभी को पता है कि भाई 20 मीटर में 100 लिंक होते हैं, 30 मीटर में 150 लिंक होते हैं, लेकिन एक लिंक की लेंथ दोनों के लिए 20 सेंटीमीटर ही होती है। इंजीनियर चेन की बात करें 100 फीट की होती है, 100 लिंक होते हैं, 1 फीट का एक लिंक होता है। गंटर चेन की अगर हम बात करें 66 फीट की चेन होती है, 100 लिंक होते हैं, 0.66 फीट का एक लिंक होता है। रेवेन्यू चेन की बात करें 33 फीट की होती है, 16 इसमें लिंक होते हैं। एंड ये देखिए सबसे बड़ा 2 सही 1/16 फीट का एक क्या होगा, लिंक की वैल्यू होगी। तो सबसे बड़ा लिंक जो होता है वो किसका होता है, इसका ही होता है। 2 फीट, 2 फीट 0.66 फीट, 1 फीट, एंड ये तो 0.88 ही इंच बनेगा ये तो सबसे बड़ा लिंक किसका होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू चेन का ही होता है भाई। उसके बाद देखिए थ्रेडोलाइट जो होता है यहाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। थ्रेडोलाइट इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल जो होता है
उसको मेजर करने के लिए आप थियोडोलाइट को यूज़ कर सकते हैं। थियोडोलाइट इज वन ऑफ द सर्वे इंस्ट्रूमेंट विच में वाइडली एप्लीकेबल सच एज, किसके लिए एप्लीकेबल होता है ये? लेइंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए, लोकेटिंग पॉइंट ऑन द लाइन, किसी लाइन पर आपको किसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप थियोडोलाइट को यूज करेंगे। डिटरमिनाइज डिफरेंस इन एलिवेशन, आपको एलिवेशन में डिफरेंस को फाइंड आउट करना है तब भी आप थियोडोलाइट को यूज करेंगे। कर्व को सेटअप कर सकता है ये, इस्टेब्लिशिंग ग्रेड्स को भी इस्टेब्लिश कर सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू इस्टेब्लिश ग्रेड। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया होगा थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, चेन, या फिर कुछ और भी दिया हो सकता है। तो देखिए ये आपको पता होगा तब आप सॉल्व करेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देखिए, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज गिवन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन। तो देखिए सी से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड क्ले फ्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ सॉइल होता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी की बात करते हैं हम, तो ये लेस देन 0.75 इनएक्टिव होती है सॉइल के लिए, क्ले के लिए। 75 से 1.25 होती है तो नॉर्मल एक्टिविटी होती है। 1.25 से एक्टिव क्ले होती है हमारी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी क्ले के लिए ही होती है। यहाँ से एक्टिव वाला ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और ये फ्रैक्शन वाला जो है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ पे बन रहे हैं आपके। उसके बाद ये तो यहाँ से शायद क्वेश्चन पूछा गया था बॉक्स कंपाउंड्स का, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो ट्रीकल्चियम सिलिकेट जो होता है उसका नाम अलाइट है, बिलाइट किसका है, सिलाइट किसका है, फेलाइट किसका है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है यार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, और साथ में बेल आइकन को दबा लो। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिनरल दिया गया है हमारे पास, एंड वो बॉन्डेड वाई, एंड उसके इम्पोर्टेंस क्या है। केओलिन की बात करें हम, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है इसमें, 2 लेयर्स यूनिट दैट इज फॉर्म बाय द स्टैकिंग ऑफ गिब्रासाइट। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। देखिए विद रेफरेंस टू ग्रेन साइज, सबसे छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, ग्रीन साइज। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए विद रिस्पेक्ट टू स्पेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर, देखिए इसी तरह से। फिर विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मोन टू मिडनाइट, फिर इसका। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। तो इनका सीक्वेंस जो होता है आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस तरह का सीक्वेंस रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करें कि भाई कॉवल का साइज कितना होता है, बोल्डर का साइज कितना होता है, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा तो आप सभी को पता है कि भाई बोल्डर ही होता है जिसका साइज 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, या फिर 300 सेंटीमीटर 300 mm से ज़्यादा होता है। तो देखिए कोबल 80 से 300 ही होता है। उससे बाद ग्रेवल, सैंड वगैरह इन सभी को तो आपको पता ही है कि भाई कितना साइज होता है। सिल्ट का देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला साइज 0.75 की जगह कई बार 0.06 भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ कि भाई कौन सी सॉइल किससे ट्रांसपोर्ट की जाती है, विंड के द्वारा, पानी के द्वारा। तो कौन सा एग्जाम्पल होता है, ग्लेशियर के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज द रेशो ऑफ फोर्स, एक रेशो फोर्स है एट द कॉन्टेक्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल टू द टोटल एरिया। उसको आप क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। इसका एक और नाम है, वो है इंटरग्रेनुअल प्रेशर दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है उसको आप ऑब्टेन या फिर मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर जो होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि भाई फाउंडेशन जो होती है दो तरह की होती है, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। अब शैलो एंड डीप में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि भाई विड्थ जो है लेस देन और ग्रेटर देन का ही डिफरेंस है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है। देखिए शैलो में क्या है कि उसकी डेप्थ जो होती है वो लेस देन होती है या फिर इक्वल होती है उसकी विड्थ से। अब डीप में देखिए वो ग्रेटर देन होती है अपनी विड्थ से, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन तो पूछा गया है, लेकिन ये जो है भाई इसका सिस्टम जो होता है फाउंडेशन का सिस्टम कि भाई शैलो फाउंडेशन के कितने प्रकार हैं, डीप फाउंडेशन के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक चार्ट ही पूरा लेके आया हूँ। तो इस चार्ट को आप देखिए। जैसे कि अगर हम शैलो फाउंडेशन की बात करते हैं तो शैलो फाउंडेशन जो होती है वो देखिए कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ, पांच में। आइसोलेटेड, स्प्रेड फुटिंग, वॉल फुटिंग एंड कॉम्बाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर या फिर स्ट्रैप फुटिंग और राफ्ट फाउंडेशन, इसको हम मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हम डीप की बात करें, डीप फाउंडेशन जो होती है सिर्फ दो तरह की होती है, एक पाइल एंड एक पियर, या फिर पियर को आप केजन फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये एंड इसके कितने पार्ट हैं, देखिए कितने सारे में। तो ये आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शैलो फाउंडेशन टाइप। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट देखिए क्या होते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस इन द वर्टिकल प्लेन। तो ये पढ़ लीजिए आप। स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, ये भी कई बार बता चुका हूँ कि भाई क्या होता है यहाँ पर, बिलो एंड एबव और सेम का फंडा है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है। बर्नौलीज इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट, तो ये एनर्जी पर बेस्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। इसकी एग्जम्पशन क्या होती है, आइडल फ्लूइड होता है, विस्कोसिटी जीरो होती है या फिर इन विस्कस होता है, स्टीडी फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, इरोटेशन होता है, एंड ये ऑब्टेन कर सकते हैं इंटीग्रेटेड बाय इल्यूअर इक्वेशन। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए चैनल सेक्शन जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मोस्ट एफिशिएंट बोलते हैं यदि उसकी कॉस्ट जो रहेगी वो मिनिमम होगी फॉर गिवन डिस्चार्ज के लिए, एंड इट कैन पास मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपने कोई मान के चलो कि 100 mm डायमीटर का क्रॉस सेक्शनल प्रोवाइड किया हुआ है तो उसमें जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो पास हो जाए तो उसको मोस्ट एफिशिएंट बोलेंगे, एंड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट भी पास हो जाए, बॉटम स्लोप भी हो जाए, एंड डिस्चार्ज जो होगा मैक्सिमम होगा व्हेन आर जो होता है बिकमिंग मैक्सिमम एंड पेरीमीटर बिकम मिनिमम। तो ये मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि भाई ग्रोस कमांडेड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल या फिर कल्टिवल कमांडेड एरिया क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसके साथ ही थोड़े बहुत क्वेश्चन और बनते तो हम लेके आते हैं भाई आप सभी के लिए। तो नेट इरिगेटेड एरिया क्या होता है, इट इज़ द एरिया इरिगेटेड थ्रू एनी सोर्स इन ईयर फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप्स, उसको नेट इरिगेटेड एरिया बोलते हैं। उसको कैनाल लाइन्स क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके। वाटर लॉगिंग एरिया जो होता है ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसके काउजेस क्या होते हैं, कंट्रोल कैसे करना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो देखिए वाटर लॉगिंग एरिया क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा आप इरिगेशन करेंगे तो होगा भाई। सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम एडजॉइनिंग हाई लैंड, सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द कैनाल्स, impervious of obstruction,
इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज। तो देखिए इरिगेशन जो होती है उसमें वाटर लॉगिंग जो होती है बहुत तरह से हो सकती है, तो ये उसके कारण है। अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कैनाल लाइनिंग प्रोवाइड करके, क्रॉप रोटेशन करके, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम बना के, लिफ्ट इरिगेशन प्रोवाइडिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स। तो ड्रेन से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि भाई जो कि फोर्स ग्रेविटी डैम के ऊपर लगती है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो एक तो सेल्फ वेट होता है, जो डेड वेट होता है डैम का। इंक्लूड वेट ऑफ कंक्रीट एंड एक्सेसरी, कंक्रीट का वेट, एक्सेसरी लाइक पियर्स, गेट्स, ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं ये। एंड एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, वाटर प्रेशर भी लग सकता है। ये मेजर एक्सटर्नल फोर्स होती है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रेविटी डैम में मेजर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होती है। तो आपको पता होगा कि भाई वाटर प्रेशर होता है, या फिर अपलिफ्ट प्रेशर होता है, या फिर डेड वेट होता है, कौन सा होगा, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अपलिफ्ट प्रेशर भी होता है। अर्थक्वेक फोर्स भी लगती है, कई कभी कभी सिल्ट फोर्स भी लगती है, आइस फोर्स भी लगती है। तो ये इतनी सारी फोर्स लगती है, वेव फोर्स भी लगती है। अब ये देखिए कि भाई यहाँ पे स्पिलवे, स्पिलवे क्या होता है? सेफ्टी वल्व के नाम से हम इसको जानते हैं, या फिर डैम स्पिलवे। ये पानी निकालने के लिए होता है, आप सभी ने देखा भी होगा ये। अब स्पिलवे कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं, देख लीजिए। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। तो देख लीजिए इतने तरह के स्पिलवे होते हैं, तो क्वेश्चन तो बनता ही है भाई एग्जाम में। नेक्स्ट में देखिए ड्रेनेज गैलरी वगैरह है, यहाँ पे डेड स्टोरेज कुछ दिया गया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब रेन गेज, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, चाहे यूपीएससी जेई का एग्ज़ाम हो, एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो भाई, के एल एम एल एम आर कुछ इस तरह के बोर्ड हैं, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत ही डिस्टर्ब करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई रेन गेज जो होता है, रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। 2 तरह के होते हैं, रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेशक ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अलग अलग तरह की जो प्रिसिपिटेशन होती है वो दी गई है नीचे की भाई क्या क्या हो सकती है। रेन क्या होती है? इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। मोस्ट कॉमन फॉर्म किसकी होती है? प्रिसिपिटेशन की। देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मोस्ट कॉमन जो फॉर्म होती है प्रिसिपिटेशन की इज कॉल्ड रेन आइस। क्या होगा? रन रन ऑफ भी एग्जाम में ऑप्शन दिया हो सकता है, तो आपको पता होगा तब सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए इन दिस द वाटर ड्रॉपलेट साइज होता है वो लार्जर होता है 0.5 mm से, एंड 6 mm से छोटा होता है, स्मॉलर देन 6 mm। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी जो होती है घंटे के हिसाब से mm में, लाइट रेनफॉल 2.5 mm पर घंटे के हिसाब से, मॉडरेट रेन जो होती है 2.5 से 7.5 mm पर मीटर आवर, सॉरी, हैवी रेनफॉल जो होती है 7.5 mm पर घंटे के हिसाब से इसकी इंटेंसिटी होती है। अब ये भी थोड़े से पॉइंट्स है, हेज क्या होता है भाई, स्नोफॉल क्या होता है, ड्रिजल क्या होता है, उसका साइज मीटर में आगे बाकी इसका आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ जितना भी दिया गया है। अगर फिर डिफरेंट डिमेंशन जो दी गई है ब्रिजेस की वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई डिमेंशन जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। लेंथ तो उसकी लेंथ जो होती है ब्रिज की वो डिपेंड करती है वाटर वे जो है उस पर। स्पैन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैसनरी आर्क डैम है तो उसके लिए कितना होता है, स्लैब ब्रिज है तो उसके लिए 9 मीटर तक, गर्डर ब्रीम है तो इतना, ट्रसेस के लिए। सस्पेंशन ब्रिज, देखिए सस्पेंशन ब्रिज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका स्पैन 300 से लेकर 2300 मीटर होता है। गेबल ब्रिज भी होता है, ये देखिए। अब हाइट जो होती है ब्रिज की वो कितनी होती है जनरली?
1.2 से 1.5 मीटर एवब, ऊपर हाई फ्लड लेवल। जो हाई फ्लड लेवल जो होता है HFL, उससे 1.2 से 1.5 मीटर ऊपर ही होना चाहिए हाइट जो होती है ब्रिज की। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे पास यहाँ पे हाईवे दिए गए, कौन से किस तरह का हाईवे है, एंड जो माइलस्टोन का कलर होता है वो दिया गया है। लेकिन नेशनल हाईवे के लिए येलो एंड वाइट स्ट्रिप्स दी होती है, स्टेट के लिए ग्रीन एंड वाइट स्ट्रिप्स, सिटी या फिर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए ब्लू और ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स होती है। विलेज रोड की अगर हम बात करें और ऑरेंज एंड वाइट स्ट्रिप्स। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है NH से लेकर, तो हो सकता है स्टेट से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडिंग, ये सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। रिएक्शन टाइम भी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है, आप सॉल्व कर सकते हैं वहाँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिएक्शन टाइम जो होता है ड्राइवर का, वो इफेक्टेड बाय द फॉलोइंग कंडीशन। मेंटल कंडीशन जो होती है ड्राइवर की, वो नेचर कैसा है एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, साइज कितना है ऑब्जेक्ट का, एंड रिएक्शन टाइम जो है रिड्यूस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। और कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज अगर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन टाइम जो होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब स्पीड जो होती है व्हीकल की वो भी डिपेंड करता है। रिएक्शन टाइम रिड्यूस होगा, कम होगा, अगर वेलोसिटी जो होती है व्हीकल की वो बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी, तेज रफ्तार बढ़ेगी, तो रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा। बाकी ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है भाई। उससे कि डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट की वो भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन टाइम बढ़ेगा, अब कब बढ़ेगा, अगर हमारी डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट की मोर देन इज अवेलेबल टू रिएक्ट, वो बढ़ेगी तब। साइज लेंथ जो होती है व्हीकल की उस पर भी डिपेंड करता है। अगर रिएक्शन टाइम कम होगा, कौन से केसेस में, अगर इंक्रीज द साइज ऑफ द व्हीकल। तो देखिए कितने पॉइंट्स है रिएक्शन टाइम को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैम्बर जो होता है रोड सरफेस का, वो किस पर डिपेंड करता है, दो कंडीशन पर। एक रोड का जो पेमेंट सरफेस होता है वो कैसा है, इंटेंसिटी जो होती है रेनफॉल, लाइट है कि हैवी है भाई, वो कैसा है, दो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हैवी भी दिया गया है, लाइट भी बताया गया कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा कैम्पर आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला एक बार पूछा गया है, एंड जो वाटर बाउंड वाला है ये वाला भी एग्जाम में पूछा गया है। और ये दो बचते हैं, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप इनको याद कर लीजिए कि किसके लिए कितना कैम्बर होता है, रेनफॉल कितना होता है। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी जो होती है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए रोड साइड इंटरव्यू मेथड, ये इन पर डिपेंड करता है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी जो होती है, इनको आप याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई सेमी रिजिड पेमेंट जो होता है वो किस तरह का होता है, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है वो किस तरह का होता है, रिजिड जो होता है वो किस तरह का होता है। ये तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमारा जो इंडियन रोड कांग्रेस है आइस कोड, जिसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट को। उसके बाद फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है कॉमनली डिज़ाइन ड्यूरिंग इम्पेरिकल चार्ट या फिर इक्वेशन से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स भी रिजिड पेमेंट्स एंड रिजिड पेमेंट जो होता है वो डिज़ाइन किया जा सकता है यूजिंग इलास्टिक थ्योरी से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये चार पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद बिचुमन जो होती है क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेंट्रेशन वैल्यू या फिर उसकी विस्कोसिटी जो होती है। बिचुमन को क्लासिफाइड किया गया है उसकी पेंट्रेशन वैल्यू जो कितनी है या फिर उसकी विस्कोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है पेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अच्छा है, क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया कि भाई उसका क्या मीनिंग होता है।
अब जब भी आप इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है एग्रीगेट की। तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट होता है कि भाई किस तरह का होता है, यूज़ करने लायक है कि भाई नहीं है रोड सरफेस के लिए, तो वो इम्पैक्ट टेस्ट की वैल्यू डिफाइन करती है। तो देखिए इम्पैक्ट टेस्ट की वैल्यू लेस देन 10% से कम है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, रोड वर्क के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड 10 से 20 है, स्ट्रॉन्ग होगा। 20 से 30% है तो भाई ये रोड सरफेस के लिए सेटिस्फैक्ट्री है, हम यूज़ कर सकते हैं। 35 से ज़्यादा तो भाई हम रोड के लिए सूटेबल नहीं है। अब ये वाला पॉइंट देखिए कि भाई डेंसिटी जो होती है स्लीपर की मेनली किस पर डिपेंड करती है, इन 4 पॉइंट पर। डेंसिटी जो होती है स्लीपर की डिपेंड करेगी भाई एक्सल लोड जो है रेल ट्रैक पर इज डिजाइन टू कैरी, नेचर ऑफ स्लीपर कैसा है, मटेरियल जो यूज़ किया वो कैसा है, लेटरल स्ट्रेस जो है लोकोमोटिव का वो कैसा है, स्पीड जो है ट्रेन की वो कैसी है। तो डेंसिटी जो होती है स्लीपर की इन सभी 4 पॉइंट पर डिपेंड करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गेज दिए गए हैं कि भाई ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, स्टैंडर्ड गेज है, उसका साइज़ कितना है। तो ये सभी को पता है कि भाई साइज़ इतना होता है, स्टैंडर्ड का साइज़ ही देखिए, मीटर का साइज़। भाई पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है इसलिए लाने पड़ते हैं, क्या करें। हमें पता है कि आप सभी को ये सारे पॉइंट्स पता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं ब्रॉड गेज मीटर गेज के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, चार्ट दिया गया है, चार्ट वाइज आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये वाटर सप्लाई से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये IAS कोर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाइट्रेट की वैल्यू जो होती है, फ्लोराइड क्लोराइड फ्री एंड टोटल हार्डनेस जो होती है, ये एक्सेप्टेबल लिमिट दी गई है। एक्सेप्टेबल लिमिट ये रिजेक्शन वाली लिमिट दी गई है कि हम इस लिमिट पर रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कारण क्या है। देखिए अगर ज़्यादा हो जाए एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, ब्लू बेबी रोग होता है, मैंने आपको बताया था। फ्लोराइड ज़्यादा हो जाए तो फ्रैंगलाइड बॉन्ड्स हो जाती है, लेक ऑफ आयोडाइड्स ग्योटर रोग हो जाता है, एक्सेस ऑफ क्लोराइड ब्लैकिश वाटर, एंड ये रोग हो जाते हैं आपको। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ट्रैप क्या होता है। ट्रैप एक प्लम्बिंग डिवाइस होता है। प्लम्बिंग डिवाइस होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंट स्मेल, बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट जो होते हैं जो कि आपके घर के अंदर आ सकते हैं, उसके लिए आप ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वैल्यू वाला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। इट शुड बी प्रोवाइडेड सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर सेल एट ऑल टाइम्स, 7.5 सेंटीमीटर, हैविंग ए लार्जेस्ट सरफेस एरिया। इसकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है। डिफरेंट टाइप के जो ट्रैप होते हैं वो होते हैं, जैसे कि गुली ट्रैप होता है, इंटरसेप्टिंग होता है, एंटी स्पॉट पी ट्रैप जो होता है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इट इज़ आल्सो कलेक्टेड वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन सिंक्स, वेस्ट वॉशिंग बाथ एंड वॉश एरिया। गुली ट्रैप जो होता है, इंटरसेप्टिंग जो होता है, इसके बारे में बताया गया है कि भाई ये प्रिवेंट द फाउल गैसेस फ्रॉम द पब्लिक सीवर। एंटी सिमेज क्या होता है, यूज टू प्रिवेंट सिपोनियस एक्शन। पी ट्रैप क्या होता है, तो इसके बारे में भी बताया गया है कि भाई किसका बना होता है, ये भी फाउल गैसेस को ही रोकता है। अगला देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट जो होती है कॉलम के लिए 0.8% होती है, 6% आप मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे कवर कितना डायामीटर का स्टील यूज़ कर सकते हैं, कवर वगैरह, अनसपोर्टेड लेंथ जो होती है वो सारा कुछ दिया हुआ है। मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो होती है कॉलम की वो ये होती है, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए इल्यूट थ्योरी जो होती है ये सिर्फ लंबे कॉलम के लिए वैलिड होती है। एंड दिस थ्योरी इज वैलिड ओनली व्हेन हमारा स्लेंडर रेशियो जो होता है वो ग्रेटर होगा या फिर बराबर होगा अपने क्रिटिकल स्लेंडर रेशियो तक। अब यहाँ पे देखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिए, बकलिंग वगैरह वगैरह।
अब ये वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है हमारे आई स्कोर के अकॉर्डिंग। जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है शेयर रेनफोर्समेंट के लिए वो 0.75 डी होती है वर्टिकल स्टेप्स के लिए, इंक्लाइन के लिए 1 डी होती है एट 45 डिग्री के लिए। अगर कोई भी केसेस नहीं दिया गया तो 300 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर डी बताया गया तो डी जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होती है। रिटेनिंग वॉल्स क्या होती है, पता है सभी को टाइप कितने होते हैं रिटेनिंग वॉल्स के, तो ये 3 तरह की रिटेनिंग वॉल्स होती है। अब 3 तरह की होती है तो भाई ग्रेविटी क्या होती है, कैंटिलीवर क्या होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटी जो होती है इसकी हाइट जो होती है 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैंटिलीवर जो होती है 6 मीटर तक ही हाइट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो आप कंट्राफोर्ट प्रोवाइड करते हैं एवरी 3 मीटर पर। तो इसकी मोस्ट कॉमन जो हाइट होती है 10 से 25 फीट की होती है, 3 से 8 मीटर तक ही होती है। बाकी ये आई स्कोर तो सभी को पता है कि भाई पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 2 में क्या आता है, डेड लोड वगैरह वगैरह। ये अर्थ को एक्सलेट करता है, डक्टाइल डिटेलिंग जो है उससे रिलेट करता है, एंड ये कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होता है स्टोरेज लिक्विड का उससे रिलेट करता है। एंड ये फॉर्म वर्क है, आप कितने दिन तक निकाल सकते हैं। वर्टिकल कोई भी अगर वर्टिकल चीज़ आएगी आपके जिसके लिए आपने शटरिंग की है तो 1 दिन में आप उसको निकाल सकते हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ सकते हैं आप 14 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 21 दिन के लिए। एंड यहाँ पे स्टील के बारे में जानकारी दी गई है कि भाई उसका यूनिट कितना होता है, मॉडुलस इलास्टिसिटी पोजीशन रेशियो कितना होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होती है, थर्मल एक्सप्रेशन कितना होता है, सारे इंपॉर्टेंट है ये। अब कॉलम क्या होता है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है कंप्रेशन मेंबर की वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लैटरल डिमेंशन से एक्सीड हो जाएगी या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन, तो उसको कॉलम बोलते हैं। शॉर्ट कॉलम क्या होता है 12 mm से उसका सिलेंडर रेशियो कम होता है, एंड ये क्रशिंग से फेल होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्ग कॉलम जो होता है 12 से ज़्यादा होता है इसका ये वाला, एंड ये बकलिंग से फेल होता है। एंड उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलम भी होता है, तो इंटरमीडिएट तो सभी को पता है कि 12 से 32 120 इसके बीच में ही होता है। एंड ये किससे फेल होता है, दोनों की वजह से फेल होता है। इलियो थ्योरी सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड होती है। ये सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ आप सभी के लिए। उसके बाद रिवेट की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी गई कि भाई मिनिमम पिच जो होती है वो 2.5 टाइम्स होती है नॉमिनल डायमीटर जो होता है, एंड मैक्सिमम पिच जो होती है वो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है कंप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए। कंप्रेशन का केस ये दिया गया है 12 टी या फिर 200 mm, दोनों में से जो भी कम रहेगा। टेंशन की बात करेंगे 16 टी या फिर 200 mm, दोनों में से जो भी कम रहेगा। टी क्या होती है, थिकनेस होती है। अब देखिए यहाँ पे स्लम्प पर जो टेस्ट होता है वो क्या मेज़र कर सकता है, कंपैक्शन फैक्टर वी फलाना ढमकाना, ये सारे टेस्ट दिए गए हैं। इसकी वैल्यू जो होती है हाई वगैरह डिग्री, तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है वेरी हाई इसकी डिग्री ऑफ ब्रेकेबिलिटी होती है। स्लम्प वैल्यू जो होती है 150 से ज़्यादा होती है। वी की वेरी लो होती है, 50 से कम होती है। कंपैक्शन फैक्टर लो टू मीडियम 25 से 100, एंड इसकी मीडियम टू हाई तो 50 से 150 इसकी स्लम्प वैल्यू होती है। उसके बाद स्लम्प टेस्ट जो होता है उसको करने का क्या प्रोसीजर होता है, ये इसका प्रोसीजर दिया गया, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे आपको अगर कोई इंजीनियर है, साइट इंचार्ज है किसी प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए तो पढ़ना ज़रूरी है कि भाई टेम्पिंग रोड जो होती है उसका डायमीटर कितना होती है, लेंथ कितनी होती है, एंड फलाना इसमें क्या क्या हो सकता है। बाकी यहाँ पे जो हमारे लायक चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के लायक हैं, वो ये वाली चीज़ें हैं कि भाई कंक्रीट जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आप यूज करते हैं उसका स्लम्प वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है। बाकी पियर वगैरह पैराफिट स्लैब्स वगैरह के लिए ये होती है, कंक्रीट कैनाल लाइनिंग के लिए ये होती है, आर्कस के लिए ये होती है, आरसीसी नॉर्मल जो होता है ये होती है, मास कंक्रीट के लिए 25 से 50 होती है, एंड बायोरेटेड के लिए 10 से 25 होती है स्लम्प वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आप कमेंट करते हैं कि भैया हमें दूसरा पार्ट भी चाहिए, तो हम दूसरा पार्ट भी बना देंगे, तीसरा भी बना देंगे, चौथा भी बना देंगे। तो वीडियो पर यार लाइक और शेयर जो है रुकने नहीं चाहिए। लाइक और शेयर दोनों, कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी। ये तीनों चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, तब आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा आपकी रिवीजन के लिए। बहुत ही अच्छे पार्ट है ये। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप कमेंट करते हैं तो।